हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय रेनू। इंडियन इकोनॉमिक्स में आज हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर के जो भी फीचर्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है, और उसके बाद में एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम। तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत वास्ट तरीके से देखा जाता है कि केवल इसके अंदर हम केवल फूड प्रोडक्शन नहीं करते, पर उससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स भी इन्वॉल्व रहती है। उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन रहती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर वो सारे मेथड्स और टेक्निक्स आती है जो कि क्रॉप की कल्टीवेशन में तो मदद देती ही है, उसके साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो एक साइड अर्निंग देती है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमारी पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग एंड ऑल सब कुछ आ जाएगी। तो उसके बेसिस पे हमने सेक्टर्स डिवाइड कर रखे हैं कि हॉर्टिकल्चर भी होगा, पिसीकल्चर भी होगा, सेरिकल्चर भी होगा, सिल्वीकल्चर होगा, फ्लोरिकल्चर होगा, यानी कि फ्रूट से लेके सिल्क वॉर्म या फिर फ्लावर्स के प्रोडक्शन तक सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। और इंडिया के अंदर 61% ऑफ पॉपुलेशन इंडियन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहती है, जिसके अंदर वो 25% कंट्रीब्यूट करती है हमारी नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम का मतलब कि जीडीपी के अंदर 25% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। अब इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है कि एक तो ये मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या फिर अर्निंग है इंडियन पीपल के लिए, यानी कि 61% पॉपुलेशन जो हमने देखी थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व है और 25% ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद में इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे नेशन में इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, और बहुत से फार्मर्स जो कि पुअर हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूबवेल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इरिगेशन के लिए रेनी सीजन या फिर मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% रूरल इंडिया में ही पाया जाता है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर अर्बनाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे लैंड बैरन कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो माना गया है एज कंपेरेटिव टू अदर नेशंस। यानी कि अगर हम कंपेयर करें वीट प्रोडक्शन के अंदर, तो फ्रांस अगर 71.2 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया केवल 27 क्विंटल पर हेक्टेयर ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, जो कि रिलेटिवली कम है, क्योंकि अपने इंडिया को एग्रीकल्चरल नेशन माना जाता है, उस हिसाब से अमाउंट कम माना गई है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एग्रीकल्चर को लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोला जाता है, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कि ज़्यादा क्रेडिट अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बना लें एग्रीकल्चर को, यानी कि बड़ी बड़ी मशीन्स, ट्रैक्टर्स, सोइंग मशीन्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, इन सबको अफोर्ड वो नहीं कर सकते। इसलिए वो लेबर के थ्रू ही सारा काम करवाते हैं, इसलिए होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन या ऑक्यूपेशन अगर कुछ है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को माना गया है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जैसे कि हमने पहले देखा। तो पहले हमने देखा था कि 61% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन इसी के साथ में वो रूरल हाउस होल्ड का 70% कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड में। उसके बाद में ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड है, या कि मतलब कि खाने के लिए जो भी प्रोडक्शन होगा वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होता है। उसके बाद में जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, जो कि हमने देखा था कितना, 25%। जीडीपी ही हमारी नेशनल इनकम होती है। उसके बाद में बाकी जैसे एग्रीकल्चर हमारा माना जाता है प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर के अलावा दो सेक्टर्स और होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जितने भी प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में हो रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर के पास जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगी? प्राइमरी इंडस्ट्री से, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री माइनिंग का काम करती है, एग्रीकल्चर का काम करती है, प्रोडक्शन का काम करती है, रॉ मटेरियल्स का। तो मान लीजिए कोई एक शुगर इंडस्ट्री है, तो उसको शुगर बनाने के लिए पहले शुगर केन्स चाहिए, तो शुगर केन कहाँ से प्रोड्यूस होगी? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो वहाँ से शुगर केन्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इंडस्ट्रीज के अंदर, तो ये रॉ मटेरियल का काम करती है टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज। अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर को हम बंद कर देंगे तो बाकी इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन रुक जाएगा। उसके बाद में ये एक्सपोर्ट में भी अपना अच्छा खासा अमाउंट देती है, यानी कि अगर इंडिया में देखा जाए तो टोटल एक्सपोर्ट का 1/5 अमाउंट इंडियन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखा गया है।
उसके बाद में कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। जितने भी क्रॉप्स या प्रोडक्शन होता है हमारे नेशन में, उसको ऑन द बेसिस ऑफ सीजन 3 टाइप में डिवाइड करा गया है, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। राबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो करी जाती है और गर्मी के मौसम में हार्वेस्ट करी जाती है। 6 मंथ का ड्यूरेशन हर क्रॉप लेता है ग्रो करने में। तो यानी कि विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर, और इसको हार्वेस्ट करा जाता है अप्रैल टू जून। स्टेट्स जो डोमिनेटिंग है इनके प्रोडक्शन में वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। और मेजर क्रॉप्स जो ग्रोन होती है वो है वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। इसके अलावा जो खारीफ क्रॉप है वो मानसून के टाइम पे उगाई जाती है और हार्वेस्ट करी जाती है सितंबर से अक्टूबर, यानी कि सर्दी से पहले पहले ये हार्वेस्ट हो जाती है। इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पैडी की मतलब चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन एंड जूट। मेजर स्टेट्स जो प्रोड्यूस कर रही है वो है असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। जायद क्रॉप्स बहुत एक छोटे से ड्यूरेशन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक शॉर्ट सीजन है समर्स के टाइम पे। इसके टाइम पे हम जितने भी फ्रूट्स हैं वो मेजरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर। इसके बाद में हमको देखना है कि हमने ये देख लिया कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, रोल क्या है। लेकिन इसी के साथ में इंडियन एग्रीकल्चर अपने साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का लूप होल्स लेके चलता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है इरिगेशन फैसिलिटी की, यानी कि बहुत ज़्यादा नदियाँ भी हैं, पानी का सोर्स भी हमारे पास में, लेकिन एक फ्रेश वाटर सोर्स अवेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि इरिगेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो हर कोई फार्मर या फिर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो डिग वेल या फिर ट्यूब वेल के थ्रू अंडर वाटर सोर्स को नहीं अफोर्ड कर पाते, इसलिए वो इरिगेशन के लिए मॉनसून्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, अनरिलायबल रेन और मॉनसून। उसके बाद में बहुत सी बार क्या होता है, अगर किसी साल में रेन मतलब बारिश ज़्यादा आ गई, कभी बादल फट जाते हैं तो फ्लड आ जाते हैं। फ्लड की वजह से ऊपर की धरती की जो ऊपर की लेयर है वही सॉइल होती है और उसी सॉइल से क्रॉप्स को मिनरल मिलता है। तो अगर वो बाढ़ के साथ बह जाएगी तो हमारी ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इससे हो जाता है हमारा सॉइल इरोजन। उसके बाद में मैक्सिमम फार्मर्स पोवर्टी और इलिटरेसी की वजह से नए नए टेक्निक्स नहीं अपना पाते, या उनको नहीं पता रहता कि क्या उनके लिए लोन्स की फैसिलिटीज़ है या फिर वो क्या चीज़ों का बेनिफिशियल उठा सकते हैं। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का लैक है बहुत ज़्यादा। रीज़न बिहाइंड कि सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है इतनी कि वो मशीन्स खरीद पाए। इसके बाद में लोअर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाने पे आजकल फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगा लेते हैं। तो रिपीटेटिव अगर आप क्रॉप्स उगाते तो सॉइल के अंदर जो पोटेशियम, मिनरल्स ये सब होते हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं और उनको वापस रिप्लेनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है। उसके बाद में मैक्सिमम फार्मर्स हमारे जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स रखते हैं, क्योंकि एक टाइम पे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स आ गया था, फ्रेगमेंटेशन आ गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। उससे क्या हुआ कि हर फार्मर के पास में बड़ी बड़ी ज़मीन की जगह छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स रह गए हैं, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। उसके बाद में बहुत से फार्मर्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में ज़्यादा दाम नहीं मिल पाता। मान लीजिए अगर हम किसी 1 किलो 1 किलो आलू को अगर 20 रुपये पे अभी हमारी दुकान से खरीद रहे हैं, तो वहाँ फार्मर उसको 2 रुपये किलो पे बेच रहा है। तो 2 रुपये में उनका क्या ही गुजारा होगा। उसके बाद में 9th पॉइंट हमारे पास आता है कि उनके पास अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। ऐसे फाइनेंस के लिए हमारे नेशन के अंदर गवर्नमेंट, आरबीआई सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, जो कि मतलब नहीं फंसना चाहते इन सब चीज़ों में, वो चले जाते हैं मनी लेंडर्स के पास में। जबकि खतरा सबसे ज़्यादा उनको मनी लेंडर से है, पर इलिटरेसी की वजह से वो लोग अच्छे सोर्स ऑफ फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास टॉपिक आता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर किसी को लोन लेना है तो वो किस किस वे के थ्रू लोन लेगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्रेडिट्स को किस किस टाइप में डिवाइड करा गया है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के बेसिस पे 3 ड्यूरेशंस होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर 15 मंथ के अंदर अंदर का ड्यूरेशन है, मतलब 1.5 साल से भी कम के अंदर का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और एक मनी लैंडर्स। ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि कोई सीड्स अगर खरीदने हैं किसी फार्मर को, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो जो ज़रूरत के सामान हैं वो अगर खरीदने हैं
या फिर उनको पेमेंट देनी है वेजेस की, या फिर अनप्रोडक्टिव पर्पस है, एकदम से कोई पर्पस आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी की शादी आ गई, तो शॉर्ट टर्म लोन्स दे दिए जाते हैं। उसके बाद में मीडियम टर्म लोन्स आते हैं जो कि 15 महीने से 5 साल के अंदर अंदर के होते हैं। ये वापस मनी लेंडर्स देते हैं, या कोई रिलेटिव्स देंगे, कोई कॉमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अंदर या तो उनको कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खरीदना है, या कोई सामान है, या जो उनका कोई कैपिटल है, या फिर गाय है, भैंस है, जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर में हेल्प होती है, उनका कोई रेनोवेशन कराना है, या ठीक ठाक कराना है, रिपेयर कराना है, या फिर वापस कोई जानवर की खरीदारी करनी है, उसके लिए मीडियम टर्म लोन्स दिए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन्स कब दिए जाते हैं? जब 5 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो, और इसके अंदर आती है डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स, क्योंकि कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स इतने लंबे टाइम के लिए लोन नहीं देता है। तो उसके अंदर हमारे आते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये क्यों देते हैं? अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है बड़े अमाउंट की, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो जो स्मॉल फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है, छोटे टाइम में उसको वापस रीपे नहीं कर पाएगा, या फिर कोई नया लैंड खरीदना है, लैंड के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टाइम 3 चीज़ों में डिवाइडेड हमारा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि आपको लोन चाहिए क्यों, उस बेसिस पे इसको 2 टाइप में डिवाइड करा है। एक तो प्रोडक्टिव नीड्स एंड कंजप्शन नीड्स। प्रोडक्टिव नीड्स किस नज़रिए से देखा जा रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, कि एग्रीकल्चर क्रेडिट हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए कोई भी सामान ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उधार पे, तो वो उसी के ऊपर लगना चाहिए, किसी और काम पे ना जाए। तो अगर जितना भी पैसा आप ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी सामान पे खर्च करना चाह रहे हैं, तो वो तो प्रोडक्टिव नीड्स में आएगा, और नहीं तो फिर वो कंजप्शन नीड में आने लग जाएगा। प्रोडक्टिव नीड्स कैसे हो गया? जैसे कि सीड्स खरीदने, फर्टिलाइजर, मैन्योर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, लाइफ स्टॉक, डिगिंग, रिपेयर ऑफ वेल, ट्यूब वेल्स। और उसके बाद में कंजम्पशन नीड्स क्या होंगे, कि जब तक मार्केट के अंदर प्रोड्यूस उतरता है, हार्वेस्टिंग के बाद में उसमें 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, तो उस लंबे टाइम पीरियड के लिए किसी भी फार्मर के पास में सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं रहती है। पहले के टाइम पे होता था कि जो भी फार्मर है वो प्रोड्यूस करता था खुद के कंजम्पशन के लिए, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि पहले वो मार्केट में देंगे ताकि उनकी अर्निंग हो, और उसके बाद में खुद खाएंगे। तो अगर 100 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन भी हुआ है, तो वो 99 क्विंटल का सेल्स कर रहे हैं, और 1 क्विंटल उनके पास रखेंगे या किसी को देंगे। तो उस टाइम फेस के लिए उनके पास उतना प्रोडक्शन नहीं रहता है, या इतना पैसा नहीं रहता है वो कि खुद का गुजारा निकाल ले। इसके लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है, अर्निंग के लिए, मतलब कि जीने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ रहा है। उसके बाद में हमारे पास थर्ड है अनप्रोडक्टिव पर्पस। जैसे कि किसी केस में फंसे हुए फार्मर्स, तो बार बार वकील को पैसे के देने के लिए, कोर्ट में नोटरी में देने के लिए पैसा, मैरिज के लिए, कोई बच्चा पैदा हुआ या किसी की डेथ हुई है वो सारे कार्यक्रम करने के लिए, या फिर किसी की हेल्प करनी है उसके लिए, तो वो सारे अनप्रोडक्टिव पर्पस के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे सोर्सेज क्या है? मेजर हमारे पास 2 सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो कि आज से इंडिपेंडेंस से भी पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और इंडिया के अंदर ये 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, और 60% कंट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आ जाएंगे? जिसका कोई लिखा पढ़ा नहीं होता है, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, यानी कि सब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनसे आप पैसे उधार पे ले रहे हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपका प्रॉपर खाता बनता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कब आपने कितना विड्रॉ करा, किस इंटरेस्ट पे आप लोन ले रहे हैं, आप मॉर्गेज रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, आरआरबीज, कमर्शियल बैंक्स, नबार्ड एक्सेट्रा। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल सोर्स में हमको देखना है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। ये रूरल क्रेडिट को चीपेस्ट रेट पे देने के लिए बनी है। चीपेस्ट रेट इन द सेंस की इंटरेस्ट रेट, तो ये बहुत ज़्यादा मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे देती है लोन्स को। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू हमको पता लगा था कि ये 86% इंडियन विलेजेस को कवर कर रही है, यानी कि मोस्टली विलेजेस में ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है। तो मतलब कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अवेल करना ईजी हो जाएगा फार्मर्स के लिए।
और इन 2019-20 cooperatives accounted for 10.9% ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर। सेकेंड हमारे पास सोर्स आता है सबसे बड़ा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिकली कब काम आएगी, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, जैसे कि नेचुरल इमरजेंसी, फैमाइंस हो गए, ड्रॉट की सिचुएशन हो गई, उसके अंदर कोई किसी का कसूर नहीं है, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और लो इंटरेस्ट रेट या कि 5-6% इंटरेस्ट रेट पे फंड रिलीज करती है, लोन रिलीज करती है टू द फार्मर्स। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ही एग्रीकल्चर सोसाइटी के ऊपर आता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कमर्शियल बैंक्स का। कमर्शियल बैंक के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं या मतलब उनको डायरेक्ट फाइनेंसिंग देने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके, अपने टेक्निक के अंदर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सुधार कर सके, मॉडर्नाइज कर सके। उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है हमारा आरआरबीज का, रीजनल रूरल बैंक्स। ये बहुत ही इंटेंसिव रोल प्ले करता है रूरल सोसाइटीज़ के अंदर कि कैसे ये सबसे ज़्यादा पहुँच, मतलब सबसे ज़्यादा जिस बैंक की पहुँच है वो है रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिए जा रहे हैं। बहुत ही मिनिमल चीज़ें ये लोग मांगते हैं, बहुत सी बार तो मॉर्गेज भी नहीं मांगते। और इसके अंदर बेसिकली जो स्टाफ भी इन्वॉल्व रहता है वो आसपास के गांव के लोगों को ही लेते हैं स्टाफ के रूप में, ताकि एक कनेक्टिविटी बन पाए बिटवीन लोकल पीपल एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ दैट बैंक। उसके बाद में मेजर सोर्स एक हमारा नबार्ड भी है, जैसे कि नेशनल नबार्ड जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये पूरा एक एपेक्स एजेंसी मान लीजिए फाइनेंस की, सबसे बड़ी एजेंसी, जिसके अंदर ये हर टाइप के लोन्स देते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं बल्कि रूरल डेवलपमेंट के लिए भी देते हैं, कि मतलब सड़कें बनानी है, सोलार पैनल्स लगवाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उसके लिए भी ये लोग लोन देते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये 15 से 20 साल तक के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड फॉर मीटिंग देयर रेगुलर नीड्स। यानी कि केवल आप इसके अंदर आपने आपकी ज़मीन गिरवी रखी है और आप लोन ले लीजिए कि आपको किस किस चीज़ के लिए लोन चाहिए। उसके बाद में हमारे पास है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसमें 4 मेजर पार्ट्स हैं। मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा होल्डिंग रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई रेट्स के ऊपर लोन देते हैं, यानी कि 24% तक। अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया है तो आपको रिटर्न में 124 रुपये देने पड़ेंगे। बी पे हमारे पास है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, या कि दल्ले बीच में जो आते हैं, वो लेते हैं 6 से 8% तक का इंटरेस्ट रेट। फिर आते हैं रिलेटिव्स, जो कि वेरी करता है मूड के ऊपर, 8 से 14% तक का इंटरेस्ट रेट वो ले लेते हैं। लैंडलॉर्ड्स यानी कि जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, अच्छा खासा कारोबार है उनका एग्रीकल्चर के अंदर, तो भी वो 8 से 15% का आपका इंटरेस्ट रेट रखते हैं। उसके बाद में ये सब देखने के बाद में हमें देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है एग्रीकल्चर क्रेडिट में। तो सबसे पहला कि इनसफिशिएंसी है, जितना फंड होना चाहिए उतना फंड नहीं हो पा रहा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड्स को मीट करा जाए। उसके बाद में पुअर फार्मर्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी नेता लोग बीच में आ जाएंगे, या फिर जो फंड है प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, एलोकेट नहीं हो रहा है, और इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेक्शन, यानी कि लोन सेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, बहुत सी बार तो पेपर वर्क में फंसे रह जाते हैं। उसके बाद इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनल कवरेज, इतना ज़्यादा भी बैंकिंग सिस्टम हमारा अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है रूरल एरियाज़ में, ताकि हर कोई रूरल इंसान या फिर जो पुअर फार्मर्स है वो बिना किसी झिझक के किसी भी बैंक में जाके लोन ले ले। उसके बाद रेड टेपिज्म, रेड टेपिस का मतलब ही हो जाता है करप्शन या फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ताकि पुअर फार्मर्स तक पैसे ना पहुंच पाए। पर इसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि एक तो गवर्नमेंट को फंड कैपेसिटी इसके अंदर इंक्रीज करनी पड़ेगी, जितने भी इसके रिलेटेड बैंक्स हैं उनको फंड कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि इनके जो नीड्स है उनको मीट और फुलफिल किया जा सके। उसके बाद में जो मनी लेंडर्स होते हैं उनकी पावर को हर टाइमली चेक करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए कि कहीं वो पुअर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे। उसके बाद में जितना भी मैकेनिज्म है रूरल बैंक्स का, रीजनल बैंक्स का, कॉमर्शियल बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग और सुपरविजन भी हमको करना होगा। उसके बाद में हमारे पास टॉपिक आ रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप
मतलब सारे वेज अपनाते हैं किसी तरीके से कि वो जो प्रोड्यूस हार्वेस्ट हुआ है उसको मार्केट तक पहुंचाने का। ठीक है, तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, कि पहले हम देख लेते हैं जिसकी हमको मार्केटिंग करनी है उसके फीचर्स क्या है। तो अनसर्टेनिटी रहती है एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, किसी साल तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, किसी साल बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद हेट्रोजेनिटी ऑफ प्रोड्यूस रहती है कि यानी कि केवल कोई एक क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आप एक साथ बहुत सारी मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं। पैरिशिबिलिटी यानी कि बहुत जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर आप कोई सब्जी उगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे वेयर हाउसेस में, क्योंकि वो पेरिशेबल होती है, खराब हो सकती हैं। सीजनेबिलिटी, हर सीजन की अलग अलग क्रॉप ग्रो होती है, हर सीजन के अलग अलग डिमांड्स हैं। प्रोसेसिंग में अलग अलग क्रॉप की अलग अलग प्रोसेसिंग है, फ्रूट्स की अलग प्रोसेसिंग चलेगी, शुगर केन की अलग चलेगी, वेजिटेबल्स की अलग चलेगी। उसके बाद बल्कीनेस, यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में ही बहुत ज़्यादा हमको गाड़ियाँ लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, हैवी होते हैं। मतलब अगर उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं करा गया तो बहुत सी बार ये खराब भी हो जाते हैं। फिर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, जो हमने पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, राबी, खारीफ एंड जैद क्रॉप। राबी में हमने अक्टूबर से दिसंबर का महीना लिया था, खरीफ में हमने अप्रैल से जुलाई लिया था, जैद में हमने अप्रैल से मई लिया था, यानी कि बेसिकली शॉर्ट स्पैन ऑफ समर सीजन। एक बेसिस तो हमारा सीजन के बेसिस पे हो रहा है, और दूसरा हमारा है इन कैशेबिलिटी के अंदर, यानी कि आप कितना पैसा बना सकते हैं उस क्रॉप से। फर्स्ट है हमारा फूड क्रॉप, सेकंड हमारा कैश क्रॉप। फूड क्रॉप यानी कि जो आप और हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली नीड्स के लिए, वेजिटेबल्स हो गए, मतलब फ्रूट्स हो गए, वो तो फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप यानी कि जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन सब का प्रोडक्शन, या फिर इंडिगो का प्रोडक्शन, कलर्स का प्रोडक्शन, वो सब आ जाएंगे क्रैश क्रॉप्स के अंदर। यानी कि इसका एक्सपोर्ट भी आपको अच्छा पैसा देगा और डोमेस्टिक सेल भी इसका आपको अच्छा पैसा देती है। थर्ड है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई करा जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर, कि कौन सा सामान ज़्यादा टिक सकता है, कौन सा नहीं। अब जैसे टमाटर है वो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होता है, और इसके कंपैरिजन में आलू और प्याज का प्रोडक्शन पेरिशेबल कम होता है, यानी कि आप उसको महीने महीने रख सकते हैं, लेकिन आप टमाटर को बस दिनों के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस गुड़ को हमको कैसे प्रोसेस करना है, किसको कैसे नहीं करना है। जैसे टमाटर है, टमाटर को अगर हमको वेयर हाउस में रखना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ठंडक रहे, ताकि ये जल्दी से पेरिशेबल ना हो। लेकिन आलू प्याज को आप कैसे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा दाम आपको मिल पाए आपके प्रोडक्ट का, या फिर आपने जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका अच्छा से अच्छा दाम आपको मिल पाए। तो उसके बेसिस पे हमको पहले क्लासीफाई करना पड़ता है कि हम किस प्रोडक्शन का मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो मेजरली 5 स्टेप्स आते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में। फर्स्ट रहता है हमारा असेंबलिंग, यानी कि हम पहले अरेंज करेंगे जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, हर चीज़ में उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद में होती है उसकी ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मान लीजिए आप एप्पल का प्रोडक्शन करा आपने, हर एप्पल तो एक जैसा प्रोड्यूस नहीं होता, आप उसको पहले असेंबल कर रहे हो, छोटे एप्पल से लेके बड़े एप्पल तक, या फिर अच्छी क्वालिटी से लेके लो क्वालिटी तक के एप्पल को। फिर आप उसके ऊपर टैग्स लगाएंगे, स्टिकर्स लगाएंगे कि ये वाला एप्पल हमको एक्सपोर्ट करना है, ये वाला एप्पल हमको डोमेस्टिक नीड के लिए रखना है, या फिर इस एप्पल की कितनी दाम रखनी है और इस एप्पल की कितनी लो दाम रखनी है। उसके बाद में होता है हमारा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। फिर सारा ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद में आप उसको प्रोसेसिंग करते हो, सारी असेंबलिंग करने के बाद में फाइनल स्टेप जो आ रहा है आपका प्रोसेसिंग। उस प्रोसेसिंग के बाद में आप इसको स्टोर करोगे वेयर हाउसेस के अंदर। तो वेयर हाउसेस के अंदर आप अलग अलग सेक्शंस डिवाइड करोगे, ये वाला माल मेरा एक्सपोर्ट का है, ये डोमेस्टिक नीड का है, डोमेस्टिक नीड में भी ये 10 रुपये किलो बेचना है, ये 100 रुपये किलो बेचना है। उस हिसाब से आप उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेयर हाउसेस में आपने लगा दिया कि मतलब आप 2-3 महीने उसको होल्ड करेंगे, जैसे जैसे मार्केट की नीड आएगी आप निकाल के ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में उतारेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो मार्केट में कैसे जाएगी, या तो होलसेल के थ्रू या तो रिटेल के थ्रू। होलसेल के अंदर मतलब बल्क में आप उसको बेच रहे हैं, और रिटेल के अंदर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बेचा जाएगा, 1-1 किलो में, 2-2 किलो में, लेकिन होलसेल के अंदर 100-200 किलो तक की सेल्स होती है।
उसके बाद में मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हैं। 3 बेसिक फंक्शन है। एक तो एक्सचेंज फंक्शन, यानी कि मैंने प्रोड्यूस करा, मैं फार्मर हूँ और जो रिटेलर है वो खरीदेगा, तो मैंने सेल करा और उसने बाय करा, तो बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन हो गया। उसके बाद आता है हमारे फिजिकल फंक्शन, यानी कि फिजिकल हैंडलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इधर इन मूविंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इन स्टोरिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसके अंदर या तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ जाएंगी या फिर आपकी स्टोरेज फैसिलिटी जैसे कि वेयर हाउसेज आ जाएंगे। उसके बाद में फैसिलिटेटिव फंक्शंस, यानी कि स्मूथ डिस्चार्ज करना है हमको दोनों चीज़ों का, उसके बीच में जितने भी फंक्शंस लगेंगे वो फैसिलिटेटिव फंक्शंस में आएंगे। फैसिलिटेटिव का मतलब क्या है, इन फंक्शंस को हेल्प करना, इजीली मार्केट तक पहुंचाना। उसके बाद में हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट्स का। 4 बेसिस है वापस, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कि आपको डेली देना है, वीकली देना है या फोर्टनाइटली देना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके कमोडिटी के प्रोडक्शन के ऊपर कि आपको मार्केट में कैसे कैसे प्रोड्यूस उतारना है फ्रॉम द वेयर हाउस टू द मार्केट। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ट्रेडेड के बेसिस पे भी आप उसको डिवाइड करते हैं कि ग्रेन मार्केट है, कॉटन मार्केट है, जूट मार्केट है, या कौन सा मार्केट है, फ्रूट मार्केट है या वेजिटेबल मार्केट है। फिर ट्रांजेक्शन के बेसिस पे 2 चीज़ है, या तो आपका स्पॉट मार्केट होगा या फॉरवर्ड मार्केट होगा। स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है कि आज की तारीख पे अगर कोई मेरे पास वो प्रोड्यूस खरीदने आ रहा है तो मैं आज की डेट के अकॉर्डिंग उसको बेच दूंगी। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि वो आज मेरे से सामान लेके जा रहा है, लेकिन वो फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करेगा, भले से वो नुकसान में रहे भले से वो फायदा में रहे, लेकिन उसको फ्यूचर में जो रेट डिसाइडेड है कि उसने बोला कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो फॉरवर्ड मार्केट हो जाता है। फिर एरिया सर्व्ड के हिसाब से भी डिवाइड करना पड़ता है, लोकल एरिया है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बेसिस पे भी हमको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है मार्केट्स का। उसके बाद में मार्केट्स का प्राइमरी हम मतलब वो कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन। 3 बेसिस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल बेसिस। प्राइमरी में हमारे जो लोकल हार्ट्स होते हैं बड़े बड़े वो आ जाएंगे, उसके बाद सॉरी छोटे छोटे जो हार्ट्स होते हैं गांव वगैरह में लगते हैं या टाउन्स में लगते हैं वो हार्ट्स आ जाएंगे। सेकेंडरी मार्केट में हमारी बड़ी सी मंडीज आ जाएंगी जिसके अंदर बहुत सारे होलसेलर्स भी बैठते हैं। टर्मिनल मार्केट्स either finally disposed of to the consumer or to the processor as assembled for exports। एक टर्मिनल मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया कि या तो वो प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं, डिस्पोज हो चुके, नहीं तो अगर वो डिस्पोज नहीं हुए तो वो एक्सपोर्ट्स के लिए भेजे जा रहे हैं थ्रू पोर्ट्स। उसके बाद में हमारी मार्केट फंक्शनरीज क्या है, यानी कि इसके बीच में हेल्प कौन कौन करता है हमको। तो फर्स्ट आता है हमारा विलेज लेवल पे सबसे पहले बिग कल्टीवेटर्स, यानी कि जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हैं उनके पास में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सेकंड आते हैं हमारे विलेज मर्चेंट्स, या जैसे कि अर्थदार्स, उसको विलेज में बोला जाता है अर्थदार्स, विलेज मर्चेंट्स को। फिर आते हैं हमारे इटर्नेट ट्रेडर्स, यानी कि जो इधर से उधर जा जाके सेल्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसको इटर्नेट ट्रेडर्स बोला जाता है। फिर मंडी लेवल पे कौन होंगे, अर्थातियास, वापस से विलेज लेवल पे दलाल हो गए बीच के। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आ जाती हैं। और उसके बाद में फिर हमको देखना है मेथड ऑफ सेल कि आप इसको कैसे बेचेंगे। 3 मेथड्स हैं, अंडर कवर, ऑक्शन और प्राइवेट नेगोशिएशंस। अंडर कवर के अंदर आप किसी को पता नहीं लगने देते, डिसिसिव तरीके से, यानी कि साइलेंट वे से आप मार्केट में किसी को बेचते हैं। दाम पूछने की कोशिश करते हैं कि हर कार्टल मतलब कि अगर मान लो कि 100 लोग हैं मंडी के अंदर, 100 लोग आलू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हर कोई अपने में एक झुंड बना लेता है, एक रेट डिसाइड कर लेते हैं कि हर कोई 20 रुपए किलो पे बेचना, ताकि ना तेरा फायदा ना मेरा नुकसान। कोई भी कंज्यूमर आएगा वो भले से कहीं से भी खरीदे। तो अंडर कवर मेथड ये होता है कि आप किसी को भेजते हो मार्केट में, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते और आप पता लगाते हो कि मार्केट की डिमांड सप्लाई कैसे चल रही है। दूसरा होता है आपका ऑक्शन मेथड। ऑक्शन मेथड के अंदर जो लार्ज बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है, वो एक जगह आके इकट्ठा होते हैं और बिड्स लगाते हैं कि कौन कितने रेट्स पे खरीद सकता है इस प्रोड्यूस को, तो वो ऑक्शन मेथड होता है। थर्ड आता है हमारा प्राइवेट नेगोशिएशन, यानी कि अगर मैं स्मॉल फार्मर हूँ, मेरे को ज़्यादा इन झमेलों में नहीं पड़ना, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल फार्मर हूँ, तो मैं किसी से प्राइवेट नेगोशिएशन कर लूँगी कि भाई तू कहीं मत जाइयो, मेरे से हमेशा से प्रोडक्शन ले रहा है, मेरे से ही प्रोडक्शन लेना, इतना इतना दाम हमारा डिसाइडेड है, तो वो आ जाएगा हमारा प्राइवेट नेगोशिएशन। उसके बाद में हमको देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इसके अंदर में, जो हमारा इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर हम मार्केटिंग कर रहे हैं पर उसके साथ भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है।
इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएरीज रहते हैं बीच में, यानी कि दलाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका दाम बढ़ जाता है चीज़ों का। उसके बाद में वेट सही से नहीं करते, वो स्केलिंग सही से नहीं करते, यानी कि अगर मैंने 10 किलो आलू का बोला है कि मेरे को परचेस करना है, वो 9.5 किलो ही बांध के देंगे, वो बीच में घपले कर देंगे। उसके बाद में इलिटरेसी, अगर किसी के अंदर इलिटरेसी है, उसको पता नहीं रहेगा मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसका लॉस हो सकता है। उसके बाद इतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं रहते लोगों के पास में कि वो मार्केटिंग के अंदर घुसें। लैक ऑफ यूनिट्स, एक प्रॉपर यूनिट डिसाइड नहीं कर पाते जिसके बेसिस पर उनको होलसेल मार्केट में उतरना है या रिटेल मार्केट में उतरना है। ऑर्गेनाइज मार्केट्स नहीं है, क्योंकि ये सारे जो भी हमने देखे ये अनऑफिशियल तरीके से चलते हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हर किसी के पास में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अफोर्ड करने का पैसा नहीं है। जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास खुद के ट्रक्स रहते हैं, गाड़ी की सुविधा रहती है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास कुछ भी नहीं रहता। लैक ऑफ स्टोर हाउसेज, यानी कि वेयर हाउस फैसिलिटीज़ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि गवर्नमेंट इसके अंदर वेयर हाउस फैसिलिटीज़ देती है एट मिनिमल चार्जेस। फिर उसके बाद में करप्ट पॉलिसीज ऑफ मंडीज, मंडी के अंदर अपने आप में कार्टल्स बने रहते हैं, वो बहुत आपस में लड़ते रहते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जो स्मॉल है और मार्जिनल सेलर्स हैं उनको अवेयरनेस की दिक्कत है, तो मार्केट में डिमांड सप्लाई उनको समझनी पड़ेगी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि सही तरीके से वो ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से दाम सही नहीं ले पा रहे हैं वो। अब इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती हैं, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाई जाए जिससे कि मार्केट्स को टाइमली रेगुलेट करा जा सके, एग्रीकल्चर मार्केट को। उसके बाद में ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्रोवाइज किया जा सके, जो इलिटरेट पीपल है या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी बताया जाए। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स, यानी कि आपके जो तराजू हैं या फिर आप जिससे भी सामान तोल रहे हो उसको अच्छे से तोलिए, बिना किसी करप्शन के तोलिए। फोर्थ रहता है गोडाउन और स्टोरेज फैसिलिटी की, जो आजकल हर गवर्नमेंट हर स्टेट में एक वेयर हाउस क्रिएट करके ही रखती है, ताकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वेयर हाउस की पैसा देना प्राइवेट कंपनीज को, तो वो यहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, अच्छे से मार्केट इन्फॉर्मेशन हर जगह तक हर किसी फार्मर को पता रहनी चाहिए, वो स्टेप भी गवर्नमेंट ले। उसके बाद में गवर्नमेंट परचेज एंड फिक्सेस सपोर्ट प्राइसेस, जो कि हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर फार्मर को मिलना चाहिए। तो ये पूरा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें हमने सारा देख लिया, फीचर्स क्या है, रोल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।